हार्ड टेम्पर्ड स्टील वायर, हार्ड टेम्पर्ड स्टील वायर of 4 mm diameter, of 4 mm diameter. उसी में आगे लिखना, the arrow is pointed at one end, the arrow is pointed at one end मतलब नुकीला होता है एक साइड में, the arrow is pointed at one end and लिखना है, उसके बाद कुछ मत लिखना, उसके आगे लिखो फिर the length of the arrow, the length of the arrow varies from 250 mm to 500 mm, 250 mm to 500 mm. अच्छा एक बात बताओ, वहां पे जहां तक लिखवाया मैंने, द एरो इज पॉइंटेड एट वन एंड, उसके आगे जगह है? उसके आगे स्पेस है अभी? मैम रफ में लिख रहे हैं, बता दीजिए। हाँ मैं बता तो उसके आगे लिख, हाँ उसके आगे लिख लो, एंड इज प्रोवाइडेड विथ एंड अ लूप, LOOP, a loop at the other end, at the other end. मैम एक जगह आपने बताया था दिस एरो आर हार्ड टेम्पर्ड या टेम्पर्ड? TEMPERED, tempered. हो गया ना? ग्रुप में देखो, ऐसा दिखता है। ओके, दिखता ये एरो ऐसा है। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, मैंने इसको क्या लिखवाया कि इसको कब यूज करेंगे, जब मान लो ए से बी एक डिस्टेंस है और वो 50 मीटर की डिस्टेंस, 50 मीटर है, 60 मान के चलते हैं, 60 है, ठीक है। तो ए से बी का दूरी जो है 60 मीटर है और हमको मेजर करना है उसके बीच का डिस्टेंस। तो हमारी एक चेन कितनी मीटर की होगी, 20 या 30, ठीक है। 30 मीटर मान लो है मेरी एक चेन की पूरी लेंथ। अब मैंने 30 मीटर तक तो मेजर कर लिया कि हाँ मेरी एक चेन खत्म हो गई उसके बीच में ही, किसी पॉइंट सी तक जाते हुए, अभी बी तक हम पहुंचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे जहां पे खत्म हो जाएगा ना, जैसे ही चेन हमारा खत्म होगा वहां पे हम ये एरो डाल देंगे। उसके बाद से फिर अपना चैन उठाएंगे, फिर उस एरोस के यहाँ से फिर चैन रखेंगे और बी पॉइंट तक जाएंगे मेजर करते हुए, ठीक है। तो हम ऐसे मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी हमारा चेन, एक पूरा चेन खत्म हो जाता है ना, उसके बाद हम एरो का यूज करते हैं। तो वही लिख पाया, एरो आर यूज टू मार्क द पोजिशन ऑफ एंड ऑफ द चेन और टेप ऑन द ग्राउंड। ओके, इसका एक पॉइंट क्या होता है, थोड़ा पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है एक, और दूसरा साइड क्या होता है, उसमें सर्कल टाइप का होता है, लूप टाइप का होता है। और ओवरऑल लेंथ कितनी से कितनी वेरी कर रही है, 250 टू 500 mm, और जो तुम्हारी एरो है उसका डायमीटर कितना है, 4 mm। इतना चीज याद रहेगा? यस सर। यस मैम। मैम इसमें एक्यूरेसी तो होगी नहीं मेजरमेंट में? इसमें इसकी एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी कोई जरूरत ही नहीं है। मैम मतलब जैसे कि बताया था आपने कि दो से मतलब 2 पॉइंट के बीच में अगर हम ले रहे हैं, तो जैसे कि पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो हम पहले लाइन हाँ, अप पॉइंट कर इधर लेंगे उधर के लिए जब तुम हमें तो राइट टर्न। रेंजिंग रॉड ले रहे हो बेटा, तुम रेंजिंग रॉड ले रहे हो। पॉइंट तुम जब एडजस्ट कर रहे हो ना बीच में, तो तुम रेंजिंग रॉड ला के बीच में एडजस्ट कर लिए हो। मैं ये बोल रही हूँ कि जब एडजस्टमेंट कर लिया उसके बाद ना चेन बिछाना है,
एडजस्टमेंट करने के बाद चेन बिछाना है तुम्हें, पहले नहीं करना है। जैसे मान लो ए से सी पॉइंट के बीच, ए से बी पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम एक क्रेंजिंग रॉड लेके ए पर खड़े हो और मान के चलो सालीन बी वाले पार्ट पे खड़ा है, तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम उसको एडजस्ट करोगे, उसके बीच में फिर किसी पॉइंट सी को लाओगे, फिर उसको एडजस्ट करोगे। पहले अमन एडजस्ट करेगा सी वाले पॉइंट को, फिर उसके बाद से उधर से सालीन करेगा फिर सी पॉइंट को। जब ये एडजस्टमेंट एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तब हम चेन बिछाएंगे। और मैं वो बोल रही हूँ कि जब एक चेन पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद वहां पे एरो लगा दूंगी, फिर उसके बाद से फिर वो डिस्टेंस चेन का आगे बढ़ा के मेजर कर लूंगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, अब लिखो प्लम बॉब, PLUMB प्लम बॉब। लिख लो, पहले लिख लो इसमें, अ फ्रीली सस्पेंडेड प्लम बॉब, अ फ्रीली सस्पेंडेड plumb bob always aligns itself in the direction of gravity, and point towards the center of the earth, प्लम बॉब देखा है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है ना? ओके। प्लम बॉब में क्या होता है, एक रस्सी टाइप की होती है, उसमें एक बॉब टाइप का लटका हुआ होता है, और उसका जो दूसरा एंड जो होता है वो थोड़ा पॉइंटेड टाइप का होता है। कितना चीज समझ में आ रहा है? तो प्लम बॉब का यूज क्यों करते हैं? जनरली हम सेंटर डिफाइन करने के लिए, कि मैं सेंटर को क्या करेगा, वो सेंटर बता देगा कि नीचे अगर सस्पेंड होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाएगी अर्थ की, तो उसे पता चल जाएगा, हमारी सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा किसी भी चीज का। मैंने वैसे ही बताया था कि मान लो कि प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल को हमें ग्राउंड सरफेस पे क्या करना है, रखना है। ठीक है, तो जो ट्राइपोड लगा होता है ना, जिसपे वो स्टैंड पे खड़ा होता है, तो वो स्टैंड सही से है कि नहीं, सेंटर पे खड़ा है कि नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, उस प्लेन टेबल के नीचे ये प्लम बॉब को लटका देते हैं। प्लम बॉब खुद ही क्या करता है, जब सेंटर दिखा देगा, तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि हमारी जो भी प्लेन टेबल है वो सेंटर्ड में है। ये डिफाइन करने के लिए होता है। प्लम बॉब इतना याद रखना कि सेंटर डिफाइन करने के लिए होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे पता चल जाती है। और क्या इसमें, बस इसका इतना ही रहने दो। वेट लिख लो अगर लिखना है तो। वेट जो होती है 2 न्यूटन टू 5 न्यूटन होती है। प्लम बॉब की जो वेट होगी 2 न्यूटन टू 5 न्यूटन होगी। जो इसकी स्ट्रिंग होती है वो नायलॉन की बनी होती है। स्ट्रिंग जो होगी वो नायलॉन की बनी होती है, जो रस्सी होती है ना वो नायलॉन की बनी होती है। द लेंथ ऑफ द बॉब इज, बॉब की जो लेंथ है, स्ट्रिंग से नहीं, बस बॉब की लेंथ 50 mm है। द लेंथ ऑफ द बॉब इज अबाउट 50 mm। हो गया, इसको रखो। लिखो क्लिनोमीटर, CLINOMETER, क्लाइनोमीटर। It is used for measuring the slope of the ground. It consists of a graduated protractor, PROTRACTOR, with a pinhole, मैम ग्रेजुएटेड के बाद क्या वो? protractor,
TRACTOR, with a pinhole at the eye vein, with a PIN pin hole HOLE at the eye EYE vein VANE. A plumb bob is suspended, आगे लिखना उसी में, a plumb bob is suspended from the center of the protector. हो गया, आगे उसी में लिखो, when the ground surface is horizontal, when the ground surface is horizontal, then plumb bob marks zero reading. Plumb bob marks zero reading. When the ground surface is sloping, the plumb bob marks the corresponding reading, and thus gives the slope of the ground, ग्रुप देखो, ऐसा होता है क्लाइनोमीटर का यूज क्या करते हैं, किसी भी ग्राउंड पे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो मान लो कि कोई ट्री है, तो मुझे ट्री का टिप पॉइंट पता करना है, तो कोई बिल्डिंग है, मुझे इसका टिप पॉइंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारी क्लाइनोमीटर होती है ना, उसमें एक साइड में आई वेन होता है, ठीक है, जहां से हम देख सकते हैं, जो रॉड टाइप का दिख रहा है, इमेज देख रहे हो? यस मैम। तो जो प्रोटेक्टर है उसमें एक रॉड टाइप का दिख रहा है, उसके एक साइड में आई होता है, मतलब होल टाइप का होता है, वहां से देखोगे तो तुमको कोई भी पॉइंट दिखेगा दूसरा साइड से। तो हम क्या कर रहे हैं, उस होल से देख रहे हैं, और उस जिसका भी हमें, मान लो किसी बिल्डिंग का टिप पॉइंट देखना है, तो मैं बिल्डिंग का एक टिप पॉइंट देख रही हूँ। तो ये प्लम बॉब है ना, ये राउंड है, वैसे राउंड नहीं होता है, प्लम बॉब जैसा होता है, लाइक टैपर टाइप का होता है, इन्वर्टेड कोन टाइप का होता है, नीचे की साइड में जो दिख रहा है वैसा। मान के चलो वही प्लम बॉब ही है। तो क्या है, हम उससे देख रहे हैं, और ये जो प्लम जितने एंगल पे रहेगा उतने एंगल पे क्या होगा, जब ये रस्सी आके रुक जाएगी, क्योंकि पहले तो मूव करते रहेगी, कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगी, किसी पॉइंट पे आके वो रस्सी रुक जाएगी, उसके बाद से हम वहां से एंगल फाइंड आउट कर लेंगे कितने एंगल पे है वो, तो उतना ही एंगल पे तुम्हारी वो बिल्डिंग की टिप पॉइंट रहेगी। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो इसका अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रहता तो ये प्लम बॉब जीरो रीडिंग रहती, ठीक। और उसके बाद से रीडिंग देखो इसमें उल्टा होता है, जैसे मान लो कि ऐसे, एक और इमेज भेजती हूँ क्योंकि तुम लोग को इसमें क्लियर थोड़ा नहीं होगा। इस वाले को देखना थोड़ा, इससे से और क्लियर होगा। अब देखो, जैसे आई वेन है इसमें, और एक साइड दूसरा है ऑब्जेक्ट जिसमें देख सकते हो। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो रीडिंग होगी ना, ऐसे होगी 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखी रहेगी इसमें। तो जो जिस एंगल पे वो रस्सी पॉइंट हो रहा है, वो पॉइंट तुम्हारा प्लम बॉब टाइप का मान के चलो। तो वो प्लम बॉब मान लो कि 10 डिग्री पे जाके रुक गया है, तो वो तुम्हें स्लोप दे रही है कि 10 डिग्री का स्लोप दिखा रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया ना कि कैसे स्लोप फाइंड आउट करना है, इससे क्लाइनोमीटर से क्लियर हो रहा है। आई वेन से क्या करना है, जो भी रॉड है उससे हमें अपना ऑब्जेक्ट देखना है, उसका कोई भी पॉइंट देखो, उसके बाद से वो तुम्हारी जो प्लम बॉब जिस एंगल पे आके रुक जाएगी, उसकी स्ट्रिंग जिस एंगल पे आके रुक जाएगी, उतना एंगल, जितना एंगल फॉर्म करेगा, उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितने डिग्री पे है, तो स्लोप पता चल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक।
क्लियर हो गया यस है? मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट लिखो क्रॉस स्टाफ, CROSSSTAFF, क्रॉस स्टाफ. It is a simple instrument. It is a simple instrument used for setting out the offset of the chain line from a given point. From a given point. It is used for setting out a right angle. Setting out a right angle. हम इससे क्या टाई लाइन पता करते हैं? क्या क्या बता रही हूँ क्रॉस स्टाफ होता क्या है? जैसे मान लो कि हमने ऑफसेट रॉड का यूज किया था ना, किस पर्पज से कर रहे थे ऑफसेट रॉड का यूज? कोई बताओ, एनीवन? मैम ऑफसेट रॉड। मैम मतलब वो जो फीचर्स थे, जैसे जो हमारी क्रॉस लाइन थी या उसके साइड में जो हमारे फीचर्स आ रहे थे, कितनी दूरी पे कौन सा फीचर है, उसके लिए पता करने के लिए ऑफसेट रॉड यूज कर रहे थे। उसके लिए मैम जैसे कि टाई लाइन के बीच के। ग्रुप देखो ये दिखता है ऐसा है, ठीक है? ये है क्रॉस स्टॉक, इसके नीचे जो होल्डर दिख रहा है ना, उसके नीचे एक रॉड लगी होती है, उसको बोलते हैं क्रॉस स्टॉक रॉड. ये बस जो इमेज में है वो क्रॉस स्टॉक है, इसके नीचे एक रॉड देते हैं ताकि वो खड़ा हो सके इस जगह पे. फ्रेंजिंग रॉड टाइप का ही होता है, नीचे पॉइंटेड रहता है, वो किसी भी जमीन में क्या कर सकते हैं, उसको धसा सकते हैं, गड़ा सकते हैं, ठीक है? इसके लिए अब देखो क्या हुआ, मान लो मैंने चेन बिछा दिया ए से बी पॉइंट पे, ठीक है? ए से बी पॉइंट पे मैंने चेन बिछा दिया है. अब हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऑफसेट लेना है. मतलब ऑफसेट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर राइट एंगल पे ही लेना होता है हमें. तो मान लो कि हमें ए से बी पे हम क्या करेंगे, अब चेन रख के चेन बिछा दिया, उसके बाद से हम ये अपना क्रॉस स्टॉक ले जाके एक इंसान कोई भी, लाइक रितम खड़ा है लेकर के इसको, अब ले जाएगा, इसको खड़ा हो जाएगा. अब रितम को लेफ्ट साइड में एक पेड़ को मेजर करना है, पेड़ का तक का डिस्टेंस मेजर करना है लेफ्ट साइड में. ए से बी बिछा लिया है, अब उसके लेफ्ट साइड में तो रितम जाके सी पॉइंट पे क्रॉस स्टॉक लेके खड़ा हो गया. अब देखो खड़ा कैसे होना, और ए पॉइंट पे अमन खड़ा है, ठीक है? ए से बी वाले लाइन में जहाँ पे चेन बिछा है, ए वाले पॉइंट पे अमन खड़ा है. अमन क्या कर, इसमें देखो कैसे वेन है, एक साइड होता है ऑब्जेक्ट वेन, एक साइड होता है आई वेन, दोनों साइड में. और एक परपेंडिकुलर जो एक लाइन में जा रही है, उधर में एक में मान लो कि ऑब्जेक्ट वेन है, एक साइड में आई वेन है. वैसे दूसरे वाले साइड में जो जा रही है उसमें भी एक ऑब्जेक्ट वेन है और एक आई वेन है, जिसमें से एक में इंसान देखेगा, दूसरे में ऑब्जेक्ट दिखेगा. अब अमन क्या कर रहा है, पहले ए वाले पॉइंट पे खड़ा होकर के, जहां पे सालिन बी पॉइंट पे खड़ा है, अब वो पहले ऑब्जेक्ट आई वेन से, जहां आई वेन है वहां से देखना स्टार्ट करेगा और देखेगा कि एकदम स्ट्रेट में हमें सालिन दिख रहा है या नहीं, सालिन जो रेंजिंग रॉड लेके खड़ा है वो दिख रहा है या नहीं. अगर वो दिख गया तो मान लो कि ए बी तो स्ट्रेट में है. अब जहां पे रितम खड़ा है, अब रितम क्या करेगा, एक साइड से तो तुम्हारा स्ट्रेट हो गया, अब रितम वहां पे खड़ा होकर के उस ऑब्जेक्ट जहां पे
तुम्हारा ट्री है या कोई भी बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में, वहां पे मान लो आकाश को बोलेगा कि ले जाओ एक रॉड, खड़े हो जाओ वहां पे। अब वो यहाँ से देखेगा अधिकतम आई वेन से, और ऑब्जेक्ट वेन में देख के उसको एडजस्ट करेगा। वो बोलेगा कि नहीं अभी तुम सही से नहीं आए हो, थोड़ा और इधर आओ, चाहे लेफ्ट आओ तो राइट आओ। फिर जब वो स्ट्रेट में आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो गया, दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो फिर उसके बाद से तुम अपना डिस्टेंस मेजर कर लोगे। इसका यूज इसलिए होता है, राइट एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है। इतना समझ में आ गया? ऑफसेट को डिनोट करने के लिए होता है और राइट एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है। इसीलिए मैंने जब ऑफसेट रॉड पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि एक क्रॉस स्टॉक भी होता है जिसका सेम यूज होता है। जैसे ऑफसेट रॉड का यूज कर रहे थे वैसे ही क्रॉस स्टॉक का यूज करेंगे। बट ऑफसेट रॉड में क्या करना था, हमें ऑफसेट रॉड लेकर के जाना था उस ऑब्स्टेकल तक, उस ऑफ मतलब जो भी पॉइंट था, फीचर्स था, वहां पे ले जाना था। बट इसमें क्या करना है, क्रॉस स्टॉक जो है तुम्हारी, वो तुम्हारी चेन पे रहेगी, जो सर्वेयर लाइन है उस पे रहेगी। बस इसमें दो डिफरेंस यही है, बस नॉर्मल एक डिफरेंस यही है कि ऑफसेट रॉड में ऑफसेट रॉड को फीचर्स के पास ले जाना था, पहले करना है क्रॉस स्टॉक को जो सर्वेयर लाइन है उस पे ले जाके रखना है। क्लियर हो गया? यस ठीक। अब जैसे मान लो कि राइट एंगल कभी कभी होता है ना कि इसमें हमारी उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो कभी भी एंगल ज्यादा यूज करने के लिए हमने क्या बताया था, थियोडोलाइट यूज करते हैं। वो चीजें आगे की बात है। अगर हमें कभी हाई एक्यूरेसी चाहिए ना तो थियोडोलाइट वहां पे यूज कर लो। इसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं हो पाता है, कभी हिल गया, कभी वो स्टैंड पे सही से खड़ा ही नहीं हुआ, समझ रहे हो ना? तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम थियोडोलाइट यूज करते हैं। जनरल वे में अगर नहीं है थियोडोलाइट तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हो गया सारे। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल स्क्वायर करके, खुद से पढ़ लोगे ऑप्टिकल स्क्वायर? क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और हम नहीं चाह रहे फिर उसमें घुसना। ओके मैम, पढ़ लेंगे फिर से। ठीक है, पढ़ लें। ठीक। चलो लिखो क्रॉस स्टाफ सर्वे। क्रॉस स्टाफ सर्वे This type of survey is used for, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। This type of survey is used for locating the boundaries of a field, locating the boundaries of a field which are usually not of regular shape, which are usually not of regular shape, ठीक है। वैसे मैंने को नेक्स्ट, a baseline is selected in the middle of the rod, a baseline is selected in the middle of the field, in the middle of the field, and the field area is divided, and the field area is divided into two parts, into two parts. Next, cross staff is used for setting out the perpendicular to the baseline, to perpendicular to the baseline. The length of the baseline and the perpendicular distances, the length of the baseline and the perpendicular distances are measured with the help of chain,
with the help of chain or tape. Generally, cross staff is used for setting out the offset. ब्रैकेट में लिख लेना features like building, lake, tree, pond, etc. The baseline should be so selected that the offset on either side ब्रैकेट में लिखो लेफ्ट और राइट of the baseline should nearly be equal. अब ग्रुप में आ जाओ, उसमें एक इमेज भेजी हूँ, उससे देखो। ए से डी जो है तुम्हारी बेसलाइन, सॉरी ए से बी है जो तुम्हारी वो बेसलाइन है, वही मैं बता रही थी। जब बेसलाइन एडजस्ट का एक साइड में सी पॉइंट को देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट एंगल फाइंड आउट हो जाएगा दोनों साइड से होके। वैसे ही एच पे रखेंगे, फिर ई देख लेंगे, ई के मान लो ई पे कुछ कोई पेड़ वोड़ हो, चाहे कुछ भी फीचर्स हो, तो वहां पे वो पॉइंट पे हो जाएगा। वैसे फिर हम जे पॉइंट पे क्रॉस स्टाफ रखेंगे और डी पे किसी को बोलेंगे कि जाओ रेंजिंग रॉड लेके खड़े हो जाओ, फिर वहां पे मेजर कर लेंगे, फिर के से एफ को कर लेंगे। उसके बाद से अब जैसे जी से सी है ना, तब ये डिस्टेंस फिर किससे मेजर करोगे, टेप या चेन से मेजर कर लो। फिर ई और ई से एच के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, फिर वैसे ही जे डी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, ई एफ और के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो। जब ये मेजर हो गया तो अपने कॉपी में आओ, ए बी लाइन खींचो, फिर उसके बाद से जी से सी के बीच का लाइन खींच लो, उसके बाद उसका डिस्टेंस लिख दो और ए से जी वाले डिस्टेंस मेजर कर लो एक बार कि कितना है एक्चुअल में, वो भी वहां पे लिख लो कॉपी में। तो ए से जी पता चल गया, जी से सी पता चल गया, तो ए से सी तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, अपनी कॉपी में खुद ही कैलकुलेट कर लोगे। अगर वो कैलकुलेट कर लो अपनी कॉपी में कितना आ रहा है, और उसके बाद से बोलो किसी को कि फिर से ए से सी मेजर कर लो, ए से सी अगर मेजर हुआ एग्जैक्टली आ रहा है तो बोल देना कि हाँ सही है, हमारे ये चेक लाइन हो जाएगी एक टाइप का। ऐसे मेजरमेंट होता है ग्राउंड पे। ओके, क्लियर हुआ? ऐसे मेजरमेंट होता है ग्राउंड पे। कुछ जल्दी जल्दी बोल दिया क्या? हाँ मैम, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्या है, मतलब इसी चीज को मैं कई बार बताई हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, और कुछ नहीं था। एरिया है, उसको क्या किया है, बेस लाइन डिसाइड कर लिया। बेस लाइन कौन सी होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है ना, जो दो एडमिनिस्ट्रेशंस को इंटीरियरली डिवाइड करती है, यही Yes. बताया था ना। यस दो पार्ट में डिवाइड कर ली। उसके बाद से हमें क्या करना है कि ए से बी को, अब जैसे मान लो ए से बी डिस्टेंस मेजर कर लिया, डिस्टेंस मेजर नहीं किया, ए से बी हमको पता करना, डिस्टेंस मेजर करना। बेस लाइन तो डिफाइन हो गया कि यही डिस्टेंस लाइन जो होगी बेस लाइन होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ए से बी पॉइंट को रेंजिंग रॉड रखो, उसको देखते जाओ, उसको एडजस्ट कर लो कि बी वाला एकदम स्ट्रेटली है कि नहीं। जब पता चल जाए कि हाँ स्ट्रेट में खड़ा है, तो बी वाला पॉइंट वहां पे रेंजिंग रॉड को ग्राउंड में क्या करना है, धसा देना है, और ए वाले पॉइंट पे तो तुम लेके खड़े हो, बी वाले पॉइंट पे भी खड़े ही रहना है। उसके बाद से मैं क्या बोल रही हूँ कि जो अब हमें लेफ्ट या राइट साइड में क्या करना है, परपेंडिकुलरली जो भी फीचर्स है ना उसको लोकेट करनी है। परपेंडिकुलर जो भी फीचर्स है उसको लोकेट करनी है। तो मान लो कि सी पॉइंट पे कोई पेड़ है, तो हम क्या करेंगे, जी पॉइंट पे बोलेंगे जाके कि कोई जाओ और अपना रेंज ये क्रॉस स्टाफ लेके खड़े हो जाओ। अब जो भी क्रॉस स्टाफ लेके खड़ा हुआ है चेन पे, चेन वाले लाइन, सर्वेयर लाइन है ना ये,
बेस लाइन पे जो भी खड़ा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि पहले जी पॉइंट से हमें बी पॉइंट को देख लेना है। जी पॉइंट से, क्योंकि क्रॉस स्टाफ में 4 टाइप है, 4 साइड है ना, तो एक वाले साइड से क्या कर लो कि स्ट्रेट कर लो, जी और बी को स्ट्रेट कर लो। उसके बाद से फिर जी पॉइंट से अब इधर में आके लेफ्ट साइड से राइट साइड का पॉइंट सी क्या करना है, परपेंडिकुलर, मतलब उसको स्ट्रेट कर लो। यही बस मेन मोटो है। अब ये ग्राउंड पे ही तुम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। अब अगर यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है तो ओके। क्लियर हुआ या नहीं? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? क्लियर हो जाना चाहिए। एक दो बार इसको खुद से पढ़ना, देखो इमेज से ही समझ में आ जा रहा है क्या करना है। यस मैम, को आप एक दो बार चलो करेंगे तो हो जाएगा। ओके, चलो ये क्लियर हो गया ना। मैं ना तुम लोग को एक वो भेजूंगी, रुको मैं अभी भेज देती हूँ ताकि तुम लोग देखो। दवाई जैसे क्लियर तो होने वाली है नहीं। और तुम लोग के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है? बताया था आई थिंक मैंने। फिर यस मैम, कितने तारीख से? देखो अभी मैं जो लिंक भेजी हूँ ना, प्लीज उसे देखना। तुम लोग को जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा कोई तुम्हें ना थ्योरी में नहीं समझा सकता है। या तो ग्राउंड लेवल पे करो तो ही समझ में आएगा, और यहाँ से समझ में आता तो वेल एंड गुड। सब लोग देखना प्लीज, जितने हो उतने तो देख ही लो। जो नहीं हो पढ़ने वाला वो तो पढ़ने वाले हैं ही नहीं सब। मैम ये मई में होगा कि जून में होगा मिड सम? मई में 13 आने वाला है फिर से क्या? बताओ देता हूँ। यस मैम। 13 आएगा क्या मई में फिर से? मैम 13 बोल दिया, 30 सुना दिया इसीलिए। तेरा रहेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।